अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बोहर एटॉमिक मॉडल की और उसके बाद स्पेक्ट्रम की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हमने डिटेल कर ली थी। आज हम करने जा रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल का जो लास्ट लेक्चर है। इसमें हम करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। अब बोहर एटॉमिक मॉडल की अगर मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रा करता हूँ तो आपने ये कहा था कि ये एक एटम का न्यूक्लियस है और उसके बाद ये इसकी साइडों पे सर्कुलर पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। ठीक होगी बात। और अगर आपके ज़हन में पिछले वाला प्रीवियस जो हमने लेक्चर किया था अगर वो आपके ज़हन में होगा तो वहाँ पे हमने ये कहा था कि यहाँ हमारे पास स्मॉल एटम हो सकता है। क्या हो सकता है? स्मॉल एटम हो सकता है जिसको आपने नाम दिया था हाइड्रोजन का। क्या नाम दिया था? हाइड्रोजन का। फिर इससे मुराद क्या हुआ कि जो स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का आपने स्टडी किया उसके बाद आपने बोहर एटॉमिक मॉडल स्टडी किया तो ये क्या था? फॉर यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। किसके लिए था? यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के हर वो एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा उसको जस्टिफाई ये बड़े अच्छे तरीके से करेगा और जिसके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे उसको जस्टिफाई नहीं करेगा। मसलन आप देखोगे कि ओनली फॉर यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नॉट एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा इसने जस्टिफाई किया था। लेकिन जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को जस्टिफाई नहीं करता। ठीक है। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम से क्या मुराद है? जिसके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इस तरह के हीलियम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। लिथियम है, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेरिलियम है, उसके पास क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जिसके पास ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएंगे उसको जस्टिफाई नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसी का आयन बना लेते हैं, आयन से क्या मुराद है कि अगर इसका हम यूनी पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, लिथियम का डाई पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं और बेरिलियम का ट्राई पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। यूनी पॉजिटिव चार्ज से क्या मुराद है? उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो जब वो हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बाकी हीलियम के पास एक इलेक्ट्रॉन तो बच जाएगा। और उसके बाद लिथियम का डाई पॉजिटिव चार्ज, इससे क्या मुराद है? लिथियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने, कितने में से? 3 में से, तो एक इसके पास इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इसके बाद आपने बात की थी बेरिलियम की। बेरिलियम का आपने ये कहा था कि इसके ऊपर आ जाएगा +3 चार्ज, मतलब उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हैं और उसके ऊपर जो चार्ज कितना है वो 3 है। तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो तीनों केसेस में इसके पास क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इनको जस्टिफाई करेगा। लेकिन जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएंगे उसको जस्टिफाई ये वाला नहीं करेगा। अब इसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्कुलर पाथ। अब अगर हम बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं तो वो कह रहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका ऑर्बिट प्लेनर है। क्या उसका ऑर्बिट प्लेनर है और इलेक्ट्रॉन उसी के सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। लेकिन मॉडर्न रिसर्चर्स ने क्या गया है कि मोशन इलेक्ट्रॉन इज नॉट लिमिटेड टू द सिंगल प्लेन। उसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है वो सिंगल प्लेन में नहीं होती। वो किस तरह से होती है? मेक 3 डायमेंशन स्पेसिस, कि वो 3 डायमेंशनल स्पेस में वो मूव करता है। लेकिन बोर के मुताबिक क्या होता है कि वो एक ही प्लेन में मूव करता है इनटू सर्कुलर पाथ। अब इसके बाद जो हमने नेक्स्ट करना है वो आ जाएगा फाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन ड्यू टू दिस मॉडल। अब इससे क्या मुराद है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा जो होता है, जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आएगा, जो फाइन स्पेक्ट्रम, उसको बोहर एटॉमिक मॉडल जस्टिफाई नहीं करेगा। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जब हमारे पास हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आएगा, आपने ये वही बात की है ना कि अगर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आएगा ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये ब्लू लाइट प्रोड्यूस करेगा। ब्लू लाइट को आगे आप प्रिज्म से पास करोगे तो आगे ये फाइन लाइंस में डिवाइड हो जाएगा। वही लाइन जो होंगी इसको आपने क्या कहना है कि इन्हीं लाइंस को जब हम वॉच करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाई पावर स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसकी रेजोल्यूशन पावर क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा होगी। जब उस इसकी रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा है उस स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से जब इसके स्पेक्ट्रा को वॉच करेंगे तो सम वीक लाइंस आर ऑब्टेन्ड। तो क्या हो जाएगा? कुछ यहाँ पे बहुत कमज़ोर लाइनों का स्पेक्ट्रम फर्दर आगे आ जाएगा।
उस स्पेक्ट्रम को हम क्या नाम दे देंगे, फाइन स्पेक्ट्रम। क्या कहलाएगा, फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ का वेरी वो स्पेक्ट्रम में क्या होगा, आगे जो वीक लाइंस आएंगी वो क्या होंगी, वेरी क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के बहुत पास पास होंगी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन बाल्मर सीरीज कंसिस्ट ऑफ फाइन कंपोनेंट्स गिवन 5 ऑर्बिट्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये फाइन स्पेक्ट्रा को जस्टिफाई नहीं करेगा, लेकिन जब हम बाल्मर सीरीज के अंदर ही बात करते हैं तो जब बाल्मर सीरीज को हम हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो स्पेक्ट्रा आएगा वो फर्दर 5 फाइन लाइंस के अंदर डिवाइड हुआ होगा, जो हमें ये बता देगा कि यहाँ पे 5 एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं, लेकिन बोर इसको जस्टिफाई नहीं करता। अब इसके बाद आ जाएगा डज नॉट एक्सप्लेन। अब इसका एक और बड़ा अहम फिनोमिना है कि ज़ीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। तो जो स्पेक्ट्रम है बोर का, जो बोर एटॉमिक मॉडल है, ना वो ज़ीमन इफेक्ट को जस्टिफाई करता है ना वो स्टार्क इफेक्ट को जस्टिफाई करता है। अब होता क्या है, हाइड्रोजन एटम एमिशन स्पेक्ट्रा। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि जब हमारे पास हाइड्रोजन एटम है उसके हमने किया ना कि हमारे पास आ सकता है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और उसके बाद आ जाएगा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या था कि अगर ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करने पर अपर लेवल मूव करके चला गया है, लेकिन उसने वापस आते वक्त जितनी एनर्जी गेन की थी उतनी एनर्जी को वो यहाँ से रिलीज कर देगा। तो जब वो उतनी एनर्जी को रिलीज करेगा, इसको आप क्या नाम दे चुके हो, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। तो जब हमारे पास होगा एटम है हाइड्रोजन, उसका हमारे पास होगा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा। अब इसको जब हमने प्लेस करना है, इसका जो हमारे पास आ गया है एमिशन स्पेक्ट्रम आएगा, उस स्पेक्ट्रम को हमने प्लेस कर देना है इनटू मैग्नेटिक फील्ड। क्या काम करना है, उसको हमने प्लेस कर देना है इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो स्पेक्ट्रा जो है फर्दर स्प्लिट इनटू फर्दर फाइन लाइंस। किसमें राइट हो जाएगा, फर्दर स्प्लिट इनटू फाइन लाइंस। बात समझ आ गई ना। और वो लाइंस क्या होंगी, वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्या हो जाएगा, फर्दर क्रॉस इनटू स्मॉल लाइंस, और उनको हम क्या नाम दे देंगे, ये तरीका कहलाएगा ज़ीमन इफेक्ट। अब सिमिलर आप हमारे पास स्प्लिटिंग आ जाएगी जब हम इसी स्पेक्ट्रा को प्लेस करेंगे इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो जाएगा कि जिस तरह मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट बताया है, इसी तरह यही तरीक़ेकार आ जाएगा हमारे पास, उसी तरह स्प्लिटिंग आ जाएगी जब हम इसको प्लेस करेंगे इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्टार्क इफेक्ट। ये क्या कहलाएगा, स्टार्क इफेक्ट। तो जो बोर एटॉमिक मॉडल है वो ज़ीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट दोनों को जस्टिफाई नहीं करता था। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा बोर का एटॉमिक मॉडल जो है वो मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में हम इंशाल्लाह करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अल्लाह हाफिज़।